हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोगों की तैयारी फुल स्विंग में चल रही होगी। आपको मालूम है कि माओवे आइलैंड कहाँ है, या अभी एक क्रिस्टल वेइंग मशीन वो कहाँ मिला है, पुराना, बहुत पुराना खुदाई हुआ है, या फिर अभी तो चंद्रयान 3 की बात हो रही थी, अब भारत के सोलर मिशन पे ही भेज रहा है। तो इन सब सारी बातों के बारे में आज बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन, which constitutional body gives suggestion on center-state financial relations and suggests the ratio in which tax is to be divided between them? भारत का कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्था है जो कि सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, टैक्स डिवीजन कैसे हो उसके बारे में बात करता है, सजेशन देता है? नीति आयोग, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल यानी कि CAG, फाइनेंस कमीशन, या CBT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो ये है फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फाइनेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन हो चुका है, 5 साल का नॉर्मली इसका टर्म होता है, और इसका काम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका डिवीजन कैसे किया जाए, कितना परसेंट स्टेट को दिया जाए, कितना सेंटर के पास रहेगा, कितना लोकल बॉडीज़ को दिया जाए, तो इसके बारे में ये डिसाइड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं, अब 16वां फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होने की बात है, इसीलिए अभी न्यूज़ में था। नवंबर तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया जाएगा। अभी जो फाइनेंस कमीशन है इसका टर्म 2021 से 2026 तक है। तो अभी का जो रिकमेंडेशन अभी तक है कि इसमें स्टेट को 41 या 41% जो है टैक्स जो टोटल कलेक्शन होता है उसका शेयर दिया जाएगा। और इसके अभी जो हेड हैं वो NK सिंह हैं फाइनेंस कमीशन को। उनका रुतबा, उनका जो स्टेटस होता है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है फाइनेंस कमीशन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ इंडियाज प्रपोज सोलर मिशन इन सितंबर 2023। भारत सितंबर 2023 में एक सोलर मिशन लॉन्च कर रहा है, इसका क्या नाम है? सूर्ययान, आदित्य L1, भारतयान या आफ्ताब-1? तो इसका सही जवाब है आदित्य L1। ये सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च करने की बात है। आदित्य मतलब भारत में ये हिंदी में इसका पर्यायवाची शब्द सूर्य का होता है आदित्य, और आफ्ताब भी सूर्य का ही नाम है। और L से मतलब है लैग्रेंज। लैग्रेंज एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्हीं के नाम पर लैग्रेंज दिया गया है। माना जाता है कि पृथ्वी और सन के बीच में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ की दोनों का ग्रेविटेशनल पुल जो है आपस में बराबर हो जाता है। माने आप वहाँ पर अगर कोई चीज़ रहेगा तो स्थिर रहेगा, न इस तरफ जा पाएगा न इस तरफ जा पाएगा, तो वही लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। तो ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर ऊपर वहाँ पर इस जो आदित्य L1 है उसको जाकर स्थापित कर दिया जाएगा। वहाँ पर वो स्थिर रहेगा वो, और 24 घंटा वो एक तरह से ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा, और 24 घंटा वो सन पर नज़र रखेगा कि वहाँ क्या फ्लेयर एक्टिविटी हो रही है, क्या सोलर एमिशन हो रहा है, तो उसके हर मूवमेंट पर ध्यान रखेगा वो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये सक्सेसफुल होता है। आप समझिए कितना डिफ़िकल्ट काम है। एक सपोज कीजिए कि एक पिन को 2 मैग्नेट के बीच में लटका कर रखा हुआ है, वही L है। L का ये मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ बीन इंडक्टेड एज वन ऑफ द न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि अभी हाल ही में ब्रिक्स का नया मेंबर बना है? ब्रिक्स, चिली, सूडान, पाकिस्तान या ईरान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ब्रिक्स जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले से इसमें 5 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स वर्ड में ही इसका नाम छुपा हुआ है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 मेंबर्स हैं इसके, और अभी इसमें 6 नए मेंबर को इंडक्ट किया गया है। तो उसमें से ईरान एक मेंबर है। बाकी मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरबिया, UAE, और एक कंट्री है इजिप्ट। तो ये 6 मेंबर टोटल इनको ऐड किया गया नया। अभी यहाँ बहुत लोग कंट्री ज्वाइन करने के लिए इन लोगों ने लाइन लगाया हुआ है, मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये 6 कंट्री को अभी इंडक्ट किया गया, उसमें इसका सही जवाब है ईरान। अब ब्रिक्स इन लोगों का एक बैंक भी है जो कि डेवलपमेंट बैंक कहलाता है। वो इसका हेडक्वार्टर संघाई में, और उसके फर्स्ट
प्रेसिडेंट भारत के एमवी कामत थे। और अभी जानते हैं उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो स्टेट बैंक का एक्स प्रोबेशनर है, वो हम लोग का बैचमेट रहा है, वो अभी उसका वाइस प्रेसिडेंट है। समझ लीजिए बैंक की क्या स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्रैश सेफ्टी रेटिंग सिस्टम फॉर कार्स? भारत ने अभी हाल ही में एक क्रैश सेफ्टी रेटिंग सिस्टम कार के लिए चालू किया है, शुरुआत की है। उसका क्या नाम है? कार क्रैश, भारत एनसीएपी, इंडी टेस्ट, क्रैश प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब है भारत एनसीएपी। एनसीएपी मीन्स न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो ये है, अभी तक जो भी कार बनती है ना शुरू में, तो उसको टेस्ट किया जाता है कि क्रैश अगर होगा तो कितना उसका सेफ्टी फीचर्स कैसा है। उसको चारों तरफ से, आगे से, साइड से, पीछे से, सब तरफ से क्रैश कराया जाता है, देखा जाता है कि कब उसका एयर बैग्स खुल रहा है, कितना प्रेशर विथ स्टैंड कर रहा है। तो अभी जो भी इंडिया में कार बनती थी उसको इस तरह का क्रैश टेस्टिंग के लिए बाहर भेजा जाता था। उसका नाम है ग्लोबल एनसीएपी। तो अब भारत में इसको शुरू किया गया। और जानते हैं बाहर जो भेजा जाता तो उस कार का टेस्टिंग का कितना कॉस्ट आता था? एक कार का 2.5 से 3 करोड़ रुपये। और अभी भारत में होने से ये 50-60 लाख रुपये में इसका टेस्टिंग हो जाएगा। 50-60 लाख भी सुनकर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कार को बहुत तरह से, बहुत कार को उसमें टेस्ट कराया जाता है। और इसमें सरकार ने यह कंडीशन रखा है कि कार का जो बेस मॉडल होगा उसी को टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि एडवांस फीचर्स में तो बहुत सारी चीज़ आप इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये बेस मॉडल जो रहेगा उसी को दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत एनसीएपी। हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नेशनल आइकॉन के रूप में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको चुना है? करीना कपूर, सैफ अली खान, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़? तो ये जिम्मेवारी सचिन तेंदुलकर को सौंपी गई है, ऑप्शन सी। अभी कुछ दिन पहले पंकज त्रिपाठी भी इसके नेशनल आइकॉन थे। उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था जिसमें सीआरपीएफ पर्सनल बन के वो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन करवाते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर उनको बनाया गया था, पंकज त्रिपाठी को। और अभी अब सचिन तेंदुलकर, इनका काम रहेगा कि लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाए। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी होना है, तो इसके लिए ये नेशनल आइकॉन बनाए। हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIADI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसके अभी पार्ट टाइम चेयरमैन किनको बनाया गया है? नीलकंठ मिश्रा, N शिवन, परितोष जेना या संदीप सेनॉय? तो ये जिम्मेवारी नीलकंठ मिश्रा को दी गई है। ये पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं। ये भी एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ये मेंबर भी हैं, पार्ट हैं उसके। तो इनको ये बनाया गया है। अभी नंदन नीलेकानी प्रीवियस इसके चेयरमैन थे, तो उनके जाने के बाद ये पद खाली है बहुत दिनों से, तो अभी इनको पार्ट टाइम जिम्मेवारी दी गई है। ऑप्शन ए, नीलकंठ मिश्रा। A bill to replace Indian Penal Code (IPC) has been introduced in the Parliament. What is its name? अभी हाल ही में पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि IPC को रिप्लेस किया जाएगा, इंडियन पेनल कोड को। तो किस नाम से रिप्लेस किया जाएगा? क्या होगा नाम उसका? इंडियन लॉ कोड, भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय कानून? ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी, भारतीय न्याय संहिता। जैसा हम लोग जानते हैं इंडियन पेनल कोड, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 मेन है। तो इंडियन पेनल कोड तो भारतीय न्याय संहिता होगी, और CRPC जो होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, और उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बहुत पुराना ये सब हो गया था अंग्रेज के समय का, तो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ एडिशन किए गए, कुछ डिलीशन किए गए, और इनका भारतीय नामकरण किया गया है। Which film has been nominated as the best feature film in the 69th National Film Awards? अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा हुई है, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो उसमें किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, चुना गया है? RRR, सरदार उधम सिंह, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट और पठान? तो बेस्ट फीचर फिल्म के कैटेगरी में रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट को दिया गया है, ऑप्शन सी। सरदार उधम से कंफ्यूज मत कीजिए, ये हिंदी कैटेगरी में दिया गया है बेस्ट फिल्म को, और RRR को कुछ कोरियोग्राफी वगैरह के लिए दिया गया है। तो रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, ये को डायरेक्ट किया है R माधवन ने। R माधवन, आप लोग 3 इडियट्स फिल्म देखे होंगे, उसमें वन ऑफ द कैरेक्टर्स थे ये 3 इडियट्स में, और इन्होंने इस फिल्म में लीड रोल भी निभाया है।
तो ये नम्बी इफेक्ट, ये नम्बियार थे, मिस्टर नम्बियार जो कि स्पेस साइंटिस्ट थे, उनको किसी एलिगेशन पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था पहले, और बाद में हालांकि एक्विटल हो गया। उन्हीं पर यह कहानी बेस है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंशियंट क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। अभी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट मिला है एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर, बहुत पुराना है ये कहाँ है, कहाँ मिला है ये? किलाडी, कालीबंगन, लोथल या रोपर? तो ये किलाडी में मिला है, तमिलनाडु में ये जगह है, मदुरई से 12 किलोमीटर है, वहाँ खुदाई हो रही है। तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट में यहाँ इसमें यूनिक इसका क्या है कि क्वार्ट्ज का है एक क्रिस्टल, जो नॉर्मली अभी तक जो वेइंग यूनिट मिलता है, तौलने का यूनिट, वो पत्थर का होता था, लेकिन ये मिला है जो कि बहुत पुराना है। जब इसका कार्बन टेस्टिंग किया गया तो मालूम हुआ कि ये 500 BC से लेकर 300 AD तक के बीच का है, यानी संगम पीरियड जो तमिलनाडु में कहा जाता है, उस पीरियड का है ये। तो क्रिस्टल क्वार्ट्ज जो मिला है ये 8 ग्राम के आसपास का आज के वेट में, उस समय इसका क्या यूनिट था पता नहीं, तो इसके लिए ये अभी न्यूज़ में था। और संगम एज किसको कहा जाता है? अभी हमने संगम एज मेंशन किया। संगम एज वो तमिलनाडु साउथ में 3 किंगडम थे, चोला, चेराज एंड पांड्याज, तो वो तीनों का पीरियड मिलकर ये संगम एज कहलाता है, क्योंकि उस समय संगम मतलब कि असेंबली हुआ था पोएट्स का, बार्ड्स का, राइटर्स का। तो उस पीरियड में संगम लिटरेचर, वो साउथ का बहुत ही रिच लिटरेचर पीरियड है, वो सब मिलकर एक जगह उस पीरियड में काफ़ी उन्होंने लिखा, बहुत सारे लिटरेरी एक्टिविटीज़ हुई, इसीलिए उस पीरियड को संगम पीरियड कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किलाडी। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नीति? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नया नाम क्या है? IIT गुवाहाटी, IIT पटना, IIT मुंबई या IIM मुंबई या IIM इंदौर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIM मुंबई। अभी IIM अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में से पास किया गया है, उसमें इस चीज़ को किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत पुराने इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे का बहुत नामी इंस्टीट्यूट था। तो इसको दीपक पारेख वगैरह ने एक कमेटी बनाकर रिकमेंड किया था कि इसको IIM में कन्वर्ट कर दिया जाए 2009 में। 2009 के पहले ही शायद किया था। अभी इसको अमली जामा पहनाया गया है, तो इसको अब IIM के नाम से जाना जाएगा एज पर दिस एक्ट, IIM मुंबई। ये भारत का 21वां IIM होगा, ऑप्शन सी। Reliance Jio recently completed the work related to connecting which country with a high speed optic fiber cable? Reliance Jio ने अभी किस देश के साथ हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ा है? उनको किस देश को जोड़ा है? पाकिस्तान, चाइना, जापान या मालदीव्स? तो इन्होंने मालदीव्स को इस हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये समुद्र सबमेरीन केबल से जाएगा ये वाया सिंगापुर होते हुए, कैसे बहुत कॉस्टली अफेयर होता है ये, समुद्र के नीचे केबल बिछाना पड़ता है, टाइम टेकिंग है, बहुत सर्वे करना पड़ता है। तो रिलायंस जो इस तेज़ी से इस काम को आगे बढ़ा रहा है, तो अभी मालदीव के साथ इसकी कनेक्टिविटी हुई है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज? मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज अभी किस देश में हो रहा है? किस कंट्री इसका होस्ट कर रहा है? जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज अभी चल रहा था। ये 1992 से मालाबार एक्सरसाइज चल रहा है। उस समय सिर्फ 2 कंट्री थे, इंडिया और USA का ज्वाइंट एक्सरसाइज था ये। बाद में जापान इससे जुड़ा और अभी लेटेस्ट इंट्रेंट इसमें है ऑस्ट्रेलिया। यानी क्वाड जो कंट्री है चारों, वो चारों मिलकर इसको करते हैं। और इसका मालाबार एक्सरसाइज क्यों नाम दिया गया? इंडिया का साउथ वेस्ट कोस्टल एरिया जो है ना, उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, तो उसी पर इसका नामकरण हुआ है। तो यहाँ नेवी से रिलेटेड बहुत एक्सरसाइज होते हैं, उसकी प्रिपेयर्डनेस देखी जाती है, हमारी क्या इस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, उसके बारे में ये चारों देश मिलकर करते हैं। लास्ट टाइम ये जापान में हुआ था। माउई आइलैंड वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, वेयर इज़ इट लोकेटेड? माउई आइलैंड अभी हाल ही में न्यूज़ था, ये कहाँ लोकेटेड है?
फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है यूएसए। यूएसए के हवाईयन आइलैंड में, हवाईयन आर्किपेलागो जो है द्वीप समूह, वहाँ एक द्वीप है ये मावी आइलैंड। हवाईयन आर्किपेलागो का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मावी आइलैंड। पहला सबसे बड़ा द्वीप है हवाई, जो कि करीब वहाँ का 60% भूमि को एक्वायर करता है वो, और मावी दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। तो वो अभी न्यूज़ में इसलिए था कि वहाँ के जंगलों में बहुत भयानक आग लग गई थी, बहुत लोग मारे गए, 55-60 लोग मारे गए उसमें। और जानते हैं आग कैसे लगी? इसके बारे में कहा जाता है कि जैसा हाई टेंशन वायर ऊपर से जो पार होता है ना, वो गिर गया और उसके चलते आग लगी। बहुत नुकसान हुआ। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी, तो इसलिए अभी न्यूज़ में था। ड्यूरिंग हर एड्रेस टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेंशन्ड अबाउट मातंगनी हाजरा। शी वॉज फ्रॉम विच स्टेट? अभी इंडियन इंडिपेंडेंस डे के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधन किया, उसमें उन्होंने मातंगनी हाजरा का नाम लिया था। तो ये कौन थी और कहाँ की थी, किस स्टेट से? आसाम, मणिपुर, झारखंड या वेस्ट बंगाल? सही जवाब है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की थी, और ये इसलिए इनका नाम था कि इनको गांधी बूढ़ी भी कहा जाता है, माने ओल्ड गांधी। और 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस समय 29 सितंबर को इनको गोली मार दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये तिरंगा झंडा लहराने के लिए जा रही थी पुलिस स्टेशन और ग्रुप में, और इनको रुकने कहा गया। जब ये नहीं रुके तो इनको गोली मारी गई। एक गोली लगने के बाद भी आगे बढ़ती रही, दूसरी गोली फिर लगी, फिर तीसरी गोली जब लगी तब जाके इन्होंने दम तोड़ा। इसीलिए इनका नाम है मातंगनी हाजरा। तो ये वेस्ट बंगाल है इनका सही जवाब, ऑप्शन डी। लेक ओहरिड वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज इट लोकेटेड? लेक ओहरिड अभी हाल ही में एक न्यूज़ में था। ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? रशिया एंड यूक्रेन, चाइना एंड मंगोलिया, अल्बानिया एंड नॉर्थ मैसिडोनिया या यूएसए एंड कनाडा? तो ये अल्बानिया एंड नॉर्थ मैसिडोनिया यूरोप में है, उसके बॉर्डर पर है ये लेक ओहरिड। और वहाँ का ये यूरोप का सबसे गहरा और बड़ा लेक में से एक माना जाता है। और ये भी हाल में न्यूज़ में इसीलिए था कि यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ करीब 6000 BC में यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट का मिल रहा है एविडेंस, जो कि यूरोप में सबसे पुराना है। वहाँ लेक के किनारे इस तरह का एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन सेटलमेंट रहा हो। तो इसलिए लेक ओहरिड जो है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था और इसीलिए फेमस है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।